अब हम औद्योगिक क्रांति के परिणाम, औद्योगिक क्रांति के परिणाम के बारे में जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में हमने पहले समझा। अब हम जानेंगे विस्तार से कि औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले। तो आर्थिक परिणाम में हम देखते हैं घरेलू उद्योगों का विनाश, घरेलू उद्योगों का विनाश, बड़े कारखानों की स्थापना, विशेषता का विकास और नए नगरों का विकास, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण, परस्पर निर्भरता और अन्य प्रभाव। तो ये थे आर्थिक परिणाम। इसके बाद सामाजिक परिणाम या प्रभाव क्या निकले, जैसे मध्यम वर्ग का उदय, श्रमिकों की दयनीय स्थिति और संयुक्त परिवार प्रथा का छिन्न भिन्न होना, अनैतिकता का विकास, जन स्वास्थ्य की समस्या, गंदी बस्ती की समस्या और अन्य प्रभाव। इसके बाद राजनीतिक परिणाम और प्रभाव क्या रहे, तो राजनीतिक सुदृढ़ता में वृद्धि, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा, विदेश नीति में परिवर्तन, मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष, श्रमिकों का संघर्ष और समाजवाद को बढ़ावा। तो हमने ये देखा कि औद्योगिक क्रांति के कारण जो भी रहे, लेकिन उससे मनुष्य की जो दैनिक जीवन था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो पहले जैसी स्थिति थी और एक तरह से विभिन्न परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन उसके औद्योगिक क्रांति के कारण उसको जीवन में के रहन सहन में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या निकले और औद्योगिक क्रांति के परिणामों में हम पहले देखते हैं आर्थिक परिणाम। तो घरेलू उद्योगों का विनाश, हमने देखा कि बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाने लगे, पूंजीपति वर्ग उसमें अपना अधिक से अधिक धन लगाकर मुनाफा कमाने की होड़ में लग गए। तो इससे क्या हुआ कि जो घरेलू स्तर पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनका पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि छोटे स्तर पर बनाए गए सामान की कीमत अधिक होती थी और जो उद्योगों में वस्तुएं बनती थी वो सस्ती होती थी और अच्छी भी होती थी, जिसके कारण जो लोगों ने जो घरेलू उद्योग में बनी वस्तुओं को अपनाना कम कर दिया, जिससे कि उनकी मार्केट में डिमांड घटी और जिससे क्या ये घरेलू उद्योग विनाश के कगार पर पहुंच गए। तो इसका सबसे दुष्परिणाम देखने को मिलता है घरेलू उद्योगों का विनाश। जब घरेलू उद्योगों का विनाश हुआ तो लोगों की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई और लोगों को अब जो जन साधारण था वो तो सस्ता और अच्छा सामान खरीदना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो घरेलू स्तर पर जो सामान बनाया जाता था वो महंगा अधिक होता था, जिसके कारण अगर वो सस्ता करते हैं तो उनकी लागत के हिसाब से उन्हें मुनाफा नहीं होता है। तो इसलिए ये उद्योग धंधे जो घरेलू उद्योग धंधे थे वो औद्योगिक क्रांति के कारण चौपट हो गए। नंबर दूसरा जो बड़ा परिणाम निकलता है बड़े कारखानों की स्थापना। तो बड़े कारखानों की स्थापना यूं हुई क्योंकि पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता था और इधर बैंकिंग और ऋण व्यवस्था भी उपलब्ध हो गई, जिससे कि अधिक से अधिक बड़े उद्योगों को लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक लाभ कमाने की एक होड़ सी मच गई, जिससे क्या है कि बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की जाने लगी यूरोप में। और अब इन्होंने इसका एक उत्पादित माल को खपाने का भी रास्ता ढूंढ लिया, नई नई बस्तियां उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण बड़े कारखानों की स्थापना को बढ़ावा मिला। तो दूसरा आर्थिक परिणाम ये है नंबर 3, विशेषता का विकास। अब विशेषता का विकास क्योंकि अब उद्योग बड़े पैमाने पर लग रहे थे और जगह जगह लग रहे थे और उद्योगों को लगाने की होड़ भी मची हुई थी, तो अब स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा मिला, क्योंकि जैसे कोई उद्योग
किसी एक वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो दूसरा जैसे कि गाड़ी उद्योग, गाड़ी उद्योग में कोई किसी उद्योग उसका इंजन बना रहा है, तो कोई इसके टायर बना रहा है, कोई उसकी बॉडी को बना रहा है, कोई बैटरी बना रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग जो उद्योग थे वो अलग अलग चीज़ों को बनाने में पारंगतता हासिल करने लगे, जिससे क्या गुणवत्ता में वृद्धि हुई। और इससे क्या है कि जो मनुष्य की जो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो बड़े पैमाने पर बनने लगी, और जिससे क्वालिटी में भी विकास देखने को मिलता है, गुणवत्ता में वृद्धि हुई। और इससे क्या है कि लोगों को ही फायदा हुआ, और वैज्ञानिक विकास ने भी इस विशेषता के विकास में गति प्रदान की, क्योंकि वैज्ञानिकों ने नित नए खोज करने आरंभ कर दिए। जैसा कि हमने देखा है रेलगाड़ी, वायुयान, दूरसंचार के साधन, टेलीविज़न, टेलीफोन, तो ये इसका उदाहरण थे जिसने टन परिवहन सुविधाओं ने भी विशेषता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद है नए नगरों का विकास। तो नए नगरों का विकास जब उद्योग लगने लगे तो लोगों को कार्य करने के लिए उद्योगों में जाना था, जो श्रमिक वर्ग था, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, जिसके कारण जहाँ पर ये उद्योग लगाए गए वहीं पर लोगों ने बसना ज़्यादा मुनासिब समझा, और लोग उद्योगों के आसपास ही बसने लगे, जिससे कि नए नगरों का विकास हुआ। क्योंकि आवागमन डेली अधिक दूरी तक नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहीं रहना ज़्यादा उचित समझा श्रमिकों ने। तो इस प्रकार से लीड्स और मैनचेस्टर जैसे नगरों का निर्माण हुआ, और भी अन्य नगर बने, पर ये उद्योगों के विकास ने और आर्थिक परिणाम के रूप में देखें तो नए नगरों का विकास देखने को मिलता है। इसके बाद है राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण। तो राष्ट्रीय बाजार को संरक्षण इसलिए दिया जाने लगा क्योंकि सरकार ने भी ये ध्यान दिया कि अगर बाजार व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होगी तो इससे उद्योग व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। उद्योग में कच्चा जो माल है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाएगा, और मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए राष्ट्रीय बाजारों को सरकारों की तरफ से संरक्षण दिया जाना लगा, और इससे भी ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। तो राष्ट्रीय बाजार को संरक्षण प्रशासन की ओर से देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रभाव आर्थिक रूप से देखने को मिलता है। परस्पर निर्भरता, आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने संसार के सभी देशों को परस्पर निर्भर बना दिया था, क्योंकि बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जो एक देश में नहीं मिलती थी, दूसरे देश में प्राप्त होती थी, जैसे कि बहुत रसायन और केमिकल्स। तो इसलिए देशों ने एक दूसरे को सहयोग देना आरंभ किया, और बहुत सारे औद्योगिक जो वस्तुएं जो इनको बनाने में जो कीमती धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था उनको भी आयात और निर्यात किया जाने लगा, जिसके कारण यूरोप के बहुत सारे देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते गए, और ये भी एक अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इससे क्या एक लाभ हुआ कि देश एक दूसरे के निकट भी आए, और एक दूसरे को उन्होंने घृणा की दृष्टि से ना बल्कि मित्रता की दृष्टि से देखने की जो भावना को विकसित किया, तो परस्पर निर्भरता बढ़ी। अन्य प्रभाव में देखें तो देखने को मिलता है कि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने से कीमतों में कमी आई, और कीमतों की कमी आने से मनुष्य जो जनसाधारण था वो अधिक से अधिक उपयोगी वस्तुओं का उपयोग करना उसने प्रारंभ किया, जिससे कि रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि होती गई, और इससे अब मनुष्य का जीवन वैभवशाली हो गया था। तो आर्थिक परिणाम में हमने देखा घरेलू उद्योगों का विनाश, ये तो नकारात्मक प्रभाव है। बड़े कारखानों की स्थापना, विशेषता का विकास, नए नगरों का विकास, लीड्स, मैनचेस्टर जैसे नगर, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण और परस्पर निर्भरता, आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने संसार के सभी देशों को परस्पर निर्भर बना दिया था।
अन्य प्रभाव में हमने वृद्धि, उत्पादन वृद्धि देखी। इसके बाद सामाजिक प्रभाव, अब वो कौन से परिणाम सामाजिक निकले उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग, अब हम देखा पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। अब ये तीसरा वर्ग जो उदय होता है उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और लेखककार, लिपिक और इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे जो कार्य पहले लोग नहीं करते थे और उनका विकास होता है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। और इस वर्ग में जो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के जो बीच में जो खाई थी उसको पाटने का काम किया और इस वर्ग का कार्य अधिक से अधिक अपना जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाना और लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग करना, इसके अतिरिक्त जो लेखन प्रणाली उसको डेवलप या ज्ञान का प्रचार प्रसार करना इसी मध्यम वर्ग की जिम्मेदारी हो गई थी। और ये मध्यम वर्ग का उदय होना एक तरह से औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जा सकता है, क्योंकि इस वर्ग ने समाज में अधिक से अधिक जो विभिन्न परेशानियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और इसका लाभ भी हुआ। श्रमिकों की दयनीय स्थिति, अब श्रमिकों की दयनीय स्थिति क्यों होती है? क्योंकि जब बड़े बड़े उद्योग लग गए, मशीनें बढ़ी पहले और श्रमिक तो कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर इस प्रकार की मशीनों का विकास हुआ जिससे कि उनमें मजदूरों की संख्या की अधिक आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि कई श्रमिकों का कार्य अकेले मशीन ही कर लेती थी, जिसके कारण श्रमिकों की छटनी की गई और श्रमिकों की छटनी होने से क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति विपन्न, मतलब आर्थिक स्थिति जो थी दयनीय होती गई और वे बेरोजगार हो गए एक तरह से। तो ये एक औद्योगिक क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव भी देख सकते हैं कि जो कार्य श्रमिक कर रहे थे उसी कार्य को मशीनों ने करना आरंभ कर दिया, जिससे कि श्रमिकों की दशा में एक तरह से गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद संयुक्त परिवार प्रथा का छिन्न होना। अब पहले क्या था कि लोग एक बड़े कुटुंब और एक समूह में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, तो लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्व देना प्रारंभ कर दिया और व्यक्तिगत जीवन और सुख सुविधाओं को, क्योंकि अब उद्योगों में वैभव विलास प्रिय संबंधी सामग्री का अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा था। तो लोगों ने ये सोचा कि एक संयुक्त परिवार में रहकर उन सुख सुविधाओं का उपयोग करना संभव नहीं है जो व्यक्तिगत यानी एकल परिवार में रहकर सुख सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। और इस प्रकार से जब लोग गांव छोड़कर नगरों की तरफ जाने लगे और वहीं बसने लगे, तो उन्हें अपने परिवार से दूर होना एक तरह से आवश्यक हो गया था, जिससे कि संयुक्त परिवार प्रणाली थी वो टूटने लगी और एकल परिवार प्रणाली को बढ़ावा मिला और संयुक्त परिवार प्रथा का छिन्न भिन्न होना भी एक औद्योगिक क्रांति का परिणाम सामाजिक रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद अनैतिकता का विकास। अनैतिकता का विकास का कारण यही है, जब लोगों की आर्थिक आय में वृद्धि हुई, लोगों का जीवन संपन्न होने लगा और अधिक से अधिक आय मतलब लाभ आर्थिक रूप से होने लगा, तो लोगों के पास धन की वृद्धि हुई। जब धन की वृद्धि अधिक से अधिक होने लगी तो उनकी जो धन था उसका वो दुरुपयोग भी करने लगे और इससे बहुत सारी कुरीतियों को भी जन्म मिला। और जैसे कि लोगों का जो नैतिक स्तर था वो भी धीरे धीरे गिरने लगा और चोरी मतलब इस तरह की जो कुप्रथाएं थी, जैसे हिंसा और इस तरह से इसके अतिरिक्त जैसे व्यभिचारिता, इनको बढ़ावा मिला और लोगों को पहले तो उनका ध्यान अपने जीवन संघर्ष में जीवन में लगा रहता था, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी ही कमाना उनका प्रमुख उद्देश्य होता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इससे वो लोगों के पास अधिक धन संपदा बढ़ी, तो लोगों का ध्यान अब अन्य बुरी बातों की ओर जाने लगा और नैतिकता में गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद जन स्वास्थ्य की समस्या।
जल स्वास्थ्य की समस्या का कारण है कि जब बड़े बड़े उद्योग लगे तो उनसे निकलने वाला धुआं, उनसे निकलने वाला कचरा और उनसे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों ने जन स्वास्थ्य की समस्या को खड़ा कर दिया। क्योंकि बहुत से ऐसे उद्योग थे जिसमें काम करना मनुष्य के लिए घातक भी होता था और उनकी मृत्यु या वो अपंग भी हो जाते थे। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को मतलब फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था और वायु प्रदूषण की अधिकता या जल प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ने लगा, जो कि एक नकारात्मक पहलू माना जा सकता है जन स्वास्थ्य की समस्या। लेकिन प्रशासन ने इसकी ओर भी विशेष ध्यान देना आरंभ कर दिया था। इसका गंदी बस्ती की समस्या, अब लोग गांव या को छोड़कर जब नगरों की तरफ बढ़ने लगे और वहाँ बस गए और नए नगरों का विकास भी हुआ, तो उससे क्या कि वो छोटे छोटे मतलब एक छोटे नगरों में तंग जगहों में रहने को मजबूर हुए, क्योंकि उनके पास इतना तो धन नहीं था कि वो बड़ा मकान या बड़ा आवास बना सकें। और इस प्रकार से गंदी बस्तियों का विकास, मतलब गंदी बस्तियों का भी एक तरह से देखने को मिलती है उस समय। और बड़े नगरों में ये समस्या मूल रूप से पाई जाती है कि लोग कार्य करने के लालच में या धन अर्जित करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना आरंभ कर देते हैं और कम जगह में रहते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही औद्योगिक क्रांति के परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि लोग अब संयुक्त परिवार छोड़कर एकल परिवार में रहना ज़्यादा महत्वता देते हैं और बड़े बड़े नगरों में जहाँ जगह कम थी वहाँ पर रहने को वो मजबूर होते हैं। और ये भी एक बड़ी समस्या, एक नकारात्मक पहलू देखने को मिलता है। अन्य प्रभाव में देखें तो काया कल्प दिखाई देता है समाज का, लोगों की आर्थिक स्थिति का और विभिन्न रीति रिवाजों का। अब लोग अधिक से अधिक जो थे वो रूढ़िवादिता से ग्रसित नहीं थे, अब वो नई विचारधारा का उनमें सृजन था और वो ये तार्किक ज्ञान को अधिक महत्व देने लगे थे, जिससे कि जो चीज़ सही है उसी को माना जाए, गलत बातों का बहिष्कार किया जाए। इस प्रकार की भावना ने भी लोगों के जीवन शैली को बदल के रख दिया था। और राजनीतिक प्रभाव एवं परिणाम, अब देखेंगे राजनीतिक प्रभाव और परिणाम में क्या निकल के आता है। राजनीतिक सुदृढ़ता औद्योगिक क्रांति का एक राजनीतिक परिणाम के रूप में देखें तो अनेक जो सरकारें थी, विभिन्न देशों की सरकारों ने राजनीतिक सुदृढ़ता को बढ़ावा दिया। शासन में भी जिस प्रकार से उद्योगों में वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, वैसे ही शासन में भी काफ़ी व्यापक सुधार हुए और शासन को भी इस प्रकार से सुसंगठित किया गया, जिससे कि समस्या, जनता की जो समस्याएं हैं उनका भी शीघ्र निवारण किया जा सके और जो उनकी लंबे समय से मांगे हैं उनको मांगा जाए, इससे कि राजनीतिक स्थिति थी वो मजबूत हुई और उसमें सुदृढ़ता आई। नंबर 2, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी देखने को मिलता है राजनीतिक रूप से कि अब अपने अधिक से अधिक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अपना जो उत्पादित सामान है या वस्तुएं हैं उनको कहाँ खपाया जा सके, उनको कहाँ बेचा जा सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो बन गए पर वहाँ पे भी सामान इतना अधिक सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए नाविकों द्वारा अलग अलग मतलब क्षेत्रों का खोज की गई, जहाँ पर व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की गई, उपनिवेश बनाए गए और बाद में यही उपनिवेश और बस्तियाँ साम्राज्यवाद का रूप ले लेती हैं, जैसे कि विभिन्न जो जैसे भारत देश, चीन और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश इस बात का उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई थी, जैसे फ्रांसीसी और डचों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, पुर्तगाली भी अब इधर उधर भ्रमण करके नए क्षेत्र खोज रहे थे, उपनिवेशों की तलाश में घूम रहे थे। विदेश नीति में परिवर्तन। अब औद्योगिक क्रांति का एक अच्छा परिणाम ये देखने को मिलता है कि अब
जो विदेश नीति उसको भी इसने प्रभावित किया। अब देशों ने ये बात पर विशेष ध्यान दिया कि कौन कौन से ऐसे देश हैं उन्हें आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। अभी तो राजनीतिक लाभ ही देख रहे थे, अब आर्थिक लाभ भी देखा जाने लगा विदेश नीति के अंतर्गत। तो पहले एक तरह से शत्रुता का भाव बना रहता था, लेकिन अब उन चीज़ों में सुधार देखने को मिलता है और विदेश नीति में परिवर्तन से मित्रता में अधिक वृद्धि होती है और जिससे कि आर्थिक उन्नति को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष। अब प्रशासन में मध्यम वर्ग को भी स्थान दिया जाने लगा, क्योंकि मध्यम वर्ग अपने समाज में और अपने देश में एक अच्छी स्थिति अपनी बना चुका था, तो प्रशासन में भी उनकी सहभागिता बढ़ी, जिससे कि जो जन समस्याएं थी उनको भी सुलझाया जा सका, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो अर्थ से नहीं सुलझती, ना उद्योगों से और न ही वस्तुओं से। तो उसके लिए मध्यम वर्ग को भी राजनीतिक उत्कर्ष मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने मध्यम वर्ग की जो समस्याओं को सुलझाने में भी योगदान दिया। तो मध्यम वर्ग का उदय अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक तरह से बात मानी जा सकती है कि बहुत अच्छी एक उन्नति हुई और मध्यम वर्ग ने बहुत सारी बातों को प्रशासन के सामने रखने का प्रयास भी किया। श्रमिकों का संघर्ष, श्रमिकों के संघर्ष देखते हैं राजनीतिक रूप से श्रमिकों का संघर्ष, मतलब श्रमिकों के साथ जो अन्याय अत्याचार उनकी दयनीय स्थिति थी, अब श्रमिकों ने भी अपने संगठन बना लिए थे और उन्होंने अपने जो ऊपर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए और प्रशासन को इस बात का जानकारी दी कि किस प्रकार से उनकी समस्याओं को निदान किया जाए और जिस प्रकार बड़े उद्योगों के कारण उनको हटा दिया गया, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, तो उसको दूर किया जाए समस्या को। तो श्रमिकों का संघर्ष भी औद्योगिक क्रांति के बाद एक परिणाम के रूप में देखने मिलता है और जो कारण ये था कि बड़े बड़े उद्योगों के लगने के कारण श्रमिकों की छटनी की गई थी। तो श्रमिकों के संगठनों ने इस संघर्ष को बढ़ावा दिया और अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास भी किया। समाजवाद को बढ़ावा, राजनीतिक प्रभाव में देखें तो समाजवाद एक नई विचारधारा का भी सृजन होता है कि लोगों को इस यह बात बिल्कुल उचित लग रही थी कि सभी जो लोगों में जो संपत्ति है या पूंजी है उसका समान वितरण हो। मतलब ये नहीं कि कोई अधिक गरीब कोई अधिक अमीर, यानी जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको कम किया जाए। इसी विचारधारा को लेकर समाजवाद को बढ़ावा मिलता है और लोगों में ये लोग इसको स्वीकार भी करते हैं कि पूंजी और संपत्ति का समान वितरण हो, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उनकी आर्थिक विपन्नता दूर हो। तो इस प्रकार राजनीतिक प्रभाव में समाजवाद को बढ़ावा देखने को मिलता है। तो आज हमने इस वीडियो में औद्योगिक क्रांति के परिणामों के अंतर्गत आर्थिक परिणाम, जिसमें घरेलू उद्योगों का विनाश, बड़े कारखानों की स्थापना, विशेषता का विकास, नए नगरों का विकास, इसमें लीड और मैनचेस्टर, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण और परस्पर निर्भरता, इसका अन्य प्रभाव, इसके बाद सामाजिक प्रभाव और परिणामों के रूप में मध्यम वर्ग का उदय, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, संयुक्त परिवार प्रथा का छिन्न होना, अनैतिकता का विकास, जन स्वास्थ्य की समस्या और गंदी बस्ती की समस्या, अन्य प्रभाव। इसके बाद राजनीतिक परिणाम और प्रभावों के रूप में राजनीतिक सुदृढ़ता में वृद्धि, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, विदेश नीति में परिवर्तन, मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष, श्रमिकों का संघर्ष और समाजवाद को बढ़ावा। तो आज हमने औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में विस्तार से जाना। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। ओके।